गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें आज हम देखेंगे जो डिविडेंड वाली सिक्योरिटीज़ हैं उनमें अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजर या सेलर, इट मीन्स हम देखेंगे कि परचेजर की बुक्स में किस प्रकार एंट्रीज की जाती है और सेलर की बुक्स में किस प्रकार एंट्रीज की जाती है। तो इन द बुक्स ऑफ बायर और परचेजर आज हम देख रहे हैं कम डिविडेंड प्राइस वाली सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड एंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्स डिविडेंड प्राइस वाली एंट्रीज। तो आज हम देखते हैं लाभांश सहित मूल्य मीन्स कम डिविडेंड प्राइस की स्थिति में इन द बुक्स ऑफ बायर किस प्रकार एंट्रीज करता है। तो लाभांश सहित मूल्य में अंशों की क्रय संबंधी जब परचेज करते हैं तो हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए परचेज से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज में लगने वाला सर्विस टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी और भी जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो सब हम इसमें ऐड करते हैं। तो एंट्रीज होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन कंपनी का नाम आ जाएगा ABC लिमिटेड या जो भी नाम है क्वेश्चन में। अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज के समय वह पेमेंट करता है बायर, इसलिए टू बैंक। वापस देखिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अंश क्रय किए गए हैं उस पे जो लाभांश प्राप्त होगा तो इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो परचेज किया उससे पहले का और एक उसके बाद का। तो जिस दिन हमने परचेज किया था उससे पहले का है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और जो बाद वाला है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। तो क्रय किए हुए अंशों पर लाभांश प्राप्त होने की डेट या प्राप्य होने की डेट को लाभांश को दो भागों में बांटा जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है तो लाभांश की राशि जो अंश परचेज करने से पहले की अवधि का है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और अंश क्रय करने की बाद की डेट क्या जो लाभांश है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। तो जब हमको डिविडेंड मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में हम क्या करेंगे, जिसको हमने कैपिटल रिसिप्ट माना है मीन्स पूर्व अवधि का लाभांश, तो उसको टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और जो बाद वाला है यानी अंश क्रय करने के बाद का अवधि का जो लाभांश है उससे लिखेंगे टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उससे पहले यदि लाभांश डिक्लेयर हो जाता है तो लेखा वर्ष की समाप्ति से पहले यदि कंपनी लाभांश घोषित कर देती है लेकिन लेखा वर्ष की समाप्ति तक डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 उसकी सेक्शन 124 उसमें प्रोविज़न दे रखा है कि लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिन की अवधि में डिविडेंड का पेमेंट करना कंपलसरी है। तो ये एंट्री हम देख रहे हैं कि डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो एंट्री करेंगे डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट लिखेंगे हम जो घोषणा की है ना, जो डिक्लेयर किया डिविडेंड उसकी राशि लिखेंगे टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे पूर्व वाला, और टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स रिमेनिंग इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है एट द एंड ऑफ ईयर, जो कि इसमें अकाउंट बनाएंगे हम डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो उसकी एंट्री देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर देखिए आप, एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यूएशन किया जाता है। तो वैल्यूएशन के टाइम हमने देखा था कि वैल्यूएशन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, जो कम है दोनों में से। वापस देखते हैं हम, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी लेखा वर्ष के अंतिम दिन इन्वेस्टमेंट को उनकी एक्चुअल कॉस्ट यानी कुल कॉस्ट में पूर्व अवधि का जो डिविडेंड है वह लेस कर देंगे, तथा उस अंत में उसका जो मार्केट प्राइस है इन दोनों में जो कम है उस पर हम वैल्यूएशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम आगे ले जाएंगे। ये एंट्री हम देख रहे हैं, यदि बाजार मूल्य एक्चुअल कॉस्ट से कम है तो फिर लॉस होगा। तो लॉस की एंट्री किस प्रकार की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। ये लॉस वाली एंट्री है। यदि प्रॉफिट का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डेट को हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड रिसीवेबल है उसकी रिवर्स एंट्री करते हैं ताकि अकाउंट ओपन हो जाते हैं वापस। तो आप देखिए 1 अप्रैल को रिवर्स एंट्री किस प्रकार करेंगे, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट। नाउ वी सी इन द बुक्स ऑफ सेलर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होगी। अभी हम देख रहे हैं कम डिविडेंड प्राइस, तो अंशों के लाभांश सहित विक्रय मूल्य में से जो विक्रय संबंधी खर्चे हैं, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन टैक्स और भी जो सेल से संबंधित खर्चे हैं उनको लेस करके एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। फिर एंट्री करेंगे, बेचते हैं तो अमाउंट रिसीव होगी, तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और कंपनी का जो भी नाम है लिमिटेड अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बेचे गए अंशों के संबंध में जब डिविडेंड की डिक्लेरेशन होता है तब अंशों को बेचने की तिथि से पहले की अवधि का जो लाभांश है विक्रय मूल्य में एडजस्टमेंट करने के लिए ये एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हम जो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर अंशों के बेचने पर जो लाभ प्रॉफिट और लॉस होगा तो प्रॉफिट होने के क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन लिमिटेड अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और यदि लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। थैंक यू।